पिछले कई 100 सालों से गुलामी से आजाद जरूर हो गए, लेकिन हमारी कानूनी प्रक्रियाएं जो है, अब आप धारा 370 का ही उदाहरण उठा ली, एक झटके के अंदर धारा 370 को खत्म कर दिया गया। केवल एक लगता है कि राजद्रोह को देशद्रोह में बदल देना ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में बनेगा। नमस्कार दोस्तों, सिटी तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल सदन में सीआरपीसी में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे मैं आया राजस्थान हाई कोर्ट में, और यहाँ पर अभिनव शर्मा सर है और इनसे बात करते हैं एक बैग जो बदलाव किया गया है, क्यों बदलाव किया गया है, किस कारण किया गया है, इससे इस बदलाव का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो सर आप ये बताएं, सीआरपीसी में जो एक बैग बदलाव किया गया है तो आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? मेरा ये मानना है कि जो कानून में संशोधन किया गया है वो ये केंद्र का ये मानना है कि 200 साल पुराना एक अंग्रेज़ी कानून है, उससे भी अधिक समय से चला आ रहा है, और उस कानून को जो उसका अर्थान्वयन किया गया है, उसका जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, वो सारा अब तक अंग्रेज़ी कोर्टों के द्वारा किया गया। और उस अंग्रेज़ी कोर्टों के द्वारा किए गए इंटरप्रिटेशन को उसको जस का तस हिंदुस्तानी कोर्टों ने आज़ादी के बाद में अडॉप्ट करना शुरू किया। समय समय पर कुछ संशोधन हुए, लेकिन उन संशोधनों का उतना दूरगामी परिणाम या प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिला। और आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार दिल्ली के अंदर निर्भया वाला केस हुआ, उसके बाद में हमें धारा 376 को पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। फिर उसके अलावा कई और प्रकार की घटनाएं जो है वो राष्ट्र के सामने आने लगी। अलग अलग प्रकार के अपराध, जैसे मॉब लिंचिंग की घटना हुई और कई प्रकार की घटनाएं हुई। कानून के अंदर किस प्रकार एविडेंस ली जानी चाहिए, उस एविडेंस लेने की परंपरा में बदलाव की आवश्यकता महसूस होनी पड़ी। इन सारी चीज़ों को लेकर के केंद्र ने एक पूरी समग्र रूपरेखा बना करके इस प्रकार का कानून लेकर के आए हैं, जिसके आधार पर दो बातें मैं समझता हूं मोटे तौर पर इस राष्ट्र के अंदर होंगी। एक ये कि कानून को एक रिजुविनेशन मिलेगा, एक नया कानून को दायरा और डायमेंशन मिलेगा। वहीं दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ जो एक सोच की है कि हम आज़ादी की, आज भी हम जब बात करते हैं कि अंग्रेज़ों की दी हुई आईपीसी है, लॉर्ड मैकले के बनाए हुए ये सिद्धांत है, फलाना लॉर्ड के बनाए हुए ये सिद्धांत है, तो वो जो अंग्रेज़ी परंपरा थी उस परंपरा से हटने का एक काम केंद्र के द्वारा किया गया है। और ये एक अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में आने वाले समय में जब न्यायपालिका पर इसके इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी आएगी, तब देखेंगे कि ये कानून किस हद तक और किस लेवल तक इसको आगे लेकर के जाते हैं और इसके क्या परिणाम सामने निकल करके आते हैं। आप ये बताएं कि बदलाव क्या आने वाला है इसका, ये सीआरपीसी में बदलाव लाने से, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप राजस्थान की बात करें तो क्राइम राजस्थान पे दूसरे नंबर पे आता है, तो आप इस पे क्या बदलाव आएगा, क्योंकि क्राइम पे भी बदलाव किया गया है। देखिए, कानून की प्रक्रिया जो सीआरपीसी है वो किस प्रकार पुलिस कार्रवाई करेगी, किस प्रकार पुलिस की कार्रवाई हो जाने के उपरांत जब न्यायालय के समक्ष विवेचना के लिए वो प्रकरण जाता है, विचारण के लिए वो प्रकरण जाता है, तो उसमें किस प्रकार न्यायालय काम करेंगे, और न्यायालय के काम हो जाने के बाद उस सजा के बाद या बरी होने के बाद किस प्रकार कानून अपना काम करेगा, ये सारी चीज़ सीआरपीसी निर्धारित करती है। और जब इस मूलभूत ढांचे के अंदर ही संशोधन हो गया है और अब प्रक्रिया को सहज सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा। ये एक समय के गर्त में है अभी, और इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये मानना मेरा है कि आने वाले समय के अंदर इन चीज़ों से सुधारात्मक दिशा में ही काम होगा। और न्यायपालिका को भी इस कानून को पढ़ना पड़ेगा, वकीलों को भी करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना, सबको ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट दोबारा से सीखना पड़ेगा। तो आपको बाराखड़ी जो है वो पूरी नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी, कानून के वेत्ताओं के लिए भी, विधि विशेषज्ञों के लिए भी और न्यायपालिका के लिए भी। चुनौती अवश्य होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाला समय जो है वो इस चीज़ की आवश्यकता थी कि इस मानसिकता से बाहर निकला जाए, उस पुराने घिसे पिटे जंजाल से बाहर निकला जाए, जहां पुलिस आज भी उर्दू भाषा का प्रयोग करती है, तलबाने भरे जाते हैं, जहां वो प्रक्रियाएं चलती हैं जो कई 100 दशक पुरानी हैं। और उन दशकों पुरानी इस परंपराओं में, करीब 200-300 साल पुरानी उस परंपरा में अब अगर सरकार परिवर्तन ला रही है, तो एक राष्ट्रहित की भावना भी डेवलप होगी, न्यायपालिका के साथ साथ विधायिका के अंदर, विधायिका के साथ साथ विधि जगत के व्यक्तियों के अंदर, और समाज के वो लोग जो या तो न्याय से प्रभावित होने वाले हैं या न्याय के सामने ला करके कटघरे में खड़े किए जाने वाले हैं, उन सभी को ध्यान रख करके एक समग्र रूप से रूपरेखा बना करके इस कानून को तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक अपने आप में विषय ऐसा है जो विधानसभा और राज्यसभाओं के अलावा उच्च सदन के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर चर्चा के बाद जब जनता के बीच में आएगा और उसका जो परिणाम आएगा वो दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा। पावर जब उच्च न्यायालय का आप बढ़ाते हैं तो ह्यूमन राइट्स को कम किया जाता है, तो ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रकार के कानून के संशोधनों से न्यायपालिका मजबूत होती है तो वो निश्चित तौर पर व्यक्तियों के मानवाधिकारों की अच्छी सुरक्षा कर पाएगी, त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी, और इस सबसे बढ़कर ये है
कि न्याय की जो अवधारणा है वो पूरी अवधारणा इस कानून के बदलने के बाद बदलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि जो हम पिछले कई सौ सालों से गुलामी से आज़ाद जरूर हो गए, लेकिन हमारी कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं वो आज भी उस गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। अब आप धारा 370 का ही उदाहरण उठा लीजिए। एक झटके के अंदर धारा 370 को खत्म कर दिया गया केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया। आज राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका, लद्दाख जो वो यूनियन टेरिटरी बन चुका, जहां कल तक ये विषय उठाने में लोग घबराते थे कि अगर किसी ने 370 को हाथ लगाया तो जाने कश्मीर, हमारा स्वर का मुकुट जो है वो टूट करके अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 370 हटाना कितना सही था? ये अपने आप में आपके सामने है। उच्चतम न्यायालय ने उसको सही ठहराया कि नहीं ठहराया? बिल्कुल सही ठहराया। आप अपने अंदाज से क्या देखते हैं, वो हटाना सही था? ये देखिए, 370 एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, और अगर कोई सोच वाली, विचार वाली सरकार आई है और वो ये विचार करके ये कह रही है कि अगर इसको हटा दिया जाए, एक नीतिगत निर्णय कर रही है, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील कर दिया। इस पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद या विषय के ऊपर विषयांतर का प्रश्न ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को अपील किया कि 370 हटाया, वो ठीक था। निश्चित तौर पर कुछ एक विंग है जो ये चाहता है कि राष्ट्र जैसा चल रहा था उसको चलने दिया जाए, जो जहां बैठा था वो वहां बैठा रहे, जहां से वोट बैंक हमारे को वोट देता था वो वोट देता रहे। अगर आज एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है, राष्ट्र के अंदर एक नई राष्ट्रीय भावना का उद्बोधन हो रहा है, तो इस सब के ऊपर किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति क्यों होनी चाहिए? परिवर्तन शाश्वत है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया गया है, तो आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, ये भी एक, मैं आपको वही बात कर रहा हूं कि राजद्रोह और देशद्रोह में केवल द्रोह तो वही है, बगावत वही है, लेकिन एक राज्य के अगेंस्ट है और एक देश के अगेंस्ट है। राज्य का मतलब ये होता है कि जो राज्य की चुनी हुई सरकार है, उस वक्त ये सोच करके कानून बनाया गया कि राज्य की चुनी हुई सरकार यानी ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ जिस भी ने गर्दन उठाने की कोशिश करी, जो भी बगावत करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। तो वो एक दमनात्मक प्रावधान था। उस दमनात्मक प्रावधान को बदल करके अब उसे एक देशद्रोह की परिभाषा के रूप में उसको लेकर के आया गया है कि ये किसी राज्य की सरकार या किसी नीतिगत सरकार के विरुद्ध बगावत नहीं है, ये देश के खिलाफ यानी राष्ट्र के खिलाफ एक विद्रोह है। तो इस प्रकार इस पूरे परिवर्तन को, कानून को चेंज करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि वो अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। कुछ चीजों को सोच विचार करके बदला जा रहा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो आप उच्च न्यायालय को पावर दे रहे हैं, और आप ऐसा नहीं चाह रहे कि अपराध कम करना। अपराध कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप ये मान के चलिए, जिस भी देश के अंदर, जो भी विकसित देश है, मैं ये बात कर रहा हूँ, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और हो, जहाँ बहुत सोशल इकोनॉमिकल लिबर्टी है, लोगों की बहुत पढ़ा लिखा स्तर ऊंचा है, क्या वहाँ अपराध नहीं है? अपराध है। अमेरिका जैसे शहर के अंदर जहाँ गन और बंदूकें आसानी से मिलती है, वहाँ क्रिसमस इवनिंग पे फायरिंग हो जाती है, क्रिसमस में फायरिंग हो जाती है। लंदन जैसे के अंदर कहीं पे आपकी मेट्रो के अंदर फायरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि विश्व के जितने भी देश हैं अपराध से अछूते नहीं हैं। कानून जो होता है वो शास्ति का काम करता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करता है। यदि अगर हम कानून के प्रावधान में आईपीसी में 376 जो आज अब दंड देती है, 375 में सजा डिफाइंड है बलात्कार, तो बलात् संघ अगर 375 में डिफाइंड है और उसको सजा देने का प्रावधान बनाया गया 376, अगर आप 376 को कानून को खत्म कर दें तो बलात्कार की आप कितनी भी परिभाषा दे दीजिए, वो अपराध अपराध नहीं रहेगा। कोई भी अपराध अपराध इसलिए है क्योंकि उसके साथ एक शास्ति अटैच्ड है, यानी दंड अटैच्ड है। तो ये एक दंडात्मक प्रक्रिया है, ये एक जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस है, और उस जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस की वजह से इसको जो मैं समझता हूं कि उस दंडात्मक शक्ति को यूज लेकर के, डेटरेंट फोर्स दिखा करके, दंड का भय दिखा करके अपराध को कम किया जाता है। अपराध कभी समाप्त नहीं हो सकते। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजद्रोह को देशद्रोह में बदल देना ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में बनेगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आने वाले समय के अंदर जो अब तक समस्याएं खड़ी हुई हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर एक बच्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा तो उसके ऊपर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईटी एक्ट के धाराएं जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। किसी भी व्यक्ति ने बोला, आपने उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। हर दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता है। तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मैं समझता हूं कि और बड़ा आयाम देने का प्रयास ये है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी धारा से जो है वो कानून बदल करके खत्म हो जाएगा या उससे कोई बहुत बड़ा लिबर्टी मिल गई और आपने किसी को सजा देने का कोई नया रास्ता ढूंढ लिया। ये एक लगाम लगाने की कोशिश है। जो अब तक की संकीर्ण सोच थी, छोटी धाराएं थी जिसमें निकलने का रास्ता कम था, उसको एक वाइडर स्वीप दिया गया ताकि लोग अभिव्यक्ति को बढ़ाएं। जब तक कि वो देश के खिलाफ नहीं है, जब तक कि वो सरकार की निंदा वहां तक है जो लोकतंत्र के अंदर एक परमिसिबल लिमिट है, तब तक के दायरे को उन्होंने सुरक्षित करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं ये एक अच्छा प्रयास है, इसमें कोई गलती नहीं है।